कुछ ही देर में डॉक्टर फेट सामने आता है और ब्लैक एडम से खुद को उनके हवाले करने को कहता है। ब्लैक एडम ठंडी आवाज में कहता है कि वह मरने से पहले एक गुलाम था और अब एक भगवान की तरह जन्मा है और वह किसी के सामने नहीं झुकेगा। डॉक्टर फेट उस पर हमला करता है और उसके दिमाग में 5000 साल पुराने खंडक का एक भ्रम खड़ा कर देता है। ब्लैक एडम अपने पुराने शहर को देखकर पल भर के लिए थम जाता है और उसी पल हॉकमैन उस पर जोरदार वार कर देता है। गुस्से में ब्लैक एडम हॉकमैन को बिजली के झटके देता है और हवा में उठाकर पीटने लगता है। तभी डॉक्टर फेट बीच में आकर ब्लैक एडम को वापस जमीन पर दे मारता है। अब बारी थी साइक्लोन और एडम स्मैशर की। साइक्लोन ने दोनों हाथ उठाए और हवा को अपनी मुट्ठी में कस लिया। अगले ही पल आसमान में एक भयानक बवंडर खड़ा हो गया। उसी बवंडर के अंदर से लोहे के सरिये उड़ते हुए ब्लैक एडम की तरफ बढ़े, जैसे उसे जकड़कर कैद करना चाहते हो, मगर ब्लैक एडम ने एक झटके में खुद को आजाद कर लिया। डॉक्टर फेट ने फिर से उसे काबू में करने की कोशिश की। साइक्लोन और हॉकमैन ने मिलकर आखिरी हमला किया, लेकिन अब ब्लैक एडम पूरी तरह भड़क चुका था। उसने अपनी सारी ताकत एक साथ खोल दी और एक ही वार में सबको जमीन पर गिरा दिया। उसे लगा लड़ाई खत्म हो चुकी है। तभी एडम स्मैशर अपने भारी मुक्के के साथ सामने आया। एक जोरदार वार में ब्लैक एडम की पसलियां तक हिल गईं। मगर जैसे ही ब्लैक एडम सीधा हुआ, उसने एक ही घूंसे में एडम स्मैशर को बेहोश कर दिया। आसपास खड़े लोग खुशी में उसके नाम के नारे लगाने लगे और ब्लैक एडम वहां से चला गया। डॉक्टर फेट ने अपनी टीम को रोक दिया। उसने साफ कह दिया कि अब कोई भी उसका पीछा नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त उनमें से किसी के पास उसे हराने की ताकत नहीं है। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ एड्रियाना के पास पहुंचा। उसने एक दर्शन में देखा था कि सबैक का ताज एड्रियाना के आसपास ही है, मगर एड्रियाना ने साफ कह दिया कि उसके पास ऐसा कोई ताज नहीं है। असल में लड़ाई के दौरान एमॉन चुपचाप ताज अपने बैग में डालकर निकल गया था। अब एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के साथ उस पुराने महल की तरफ चल पड़ी जहाँ ब्लैक एडम रहता था। प्राचीन कथाओं में कहा जाता है कि 5000 साल पहले ब्लैक एडम इसी महल से अपने लोगों को आजाद कराने निकला था, मगर टीम का मानना था कि वह आजादी नहीं, बदले के इरादे से गया था। उस वक्त उसके गुस्से ने उसकी ताकत को उसके काबू से बाहर कर दिया था। पूरा महल तबाह हो गया था। तभी धरती के जादुई रक्षकों ने उसे शक्तियों के लायक न समझते हुए एक मजार में कैद कर दिया था और 5000 साल बाद एड्रियाना ने अनजाने में उसे फिर से आजाद कर दिया। कुछ देर बाद एड्रियाना हीरोज की टीम के साथ ब्लैक एडम के सामने पहुंची। इस बार ब्लैक एडम ने उनकी बात सुनने का फैसला किया। उधर एमॉन जब घर पहुंचा तो उसने इस्माइल को जिंदा देखा और हैरान रह गया। अगले ही पल इस्माइल ने उस पर बंदूक तान दी। तभी खुलासा हुआ कि वही गद्दार था और ताज चुराने आया था। उसने एमॉन और करीम को जान से मारने की धमकी देकर बैग मांग लिया। करीम इतना खतरनाक ताज उसके हाथ में जाने नहीं देना चाहता था। वह इस्माइल पर टूट पड़ा और एमॉन को भागने को कहा। इसी हाथापाई में करीम को गोली लग गई, मगर तब तक एमॉन अपने कमरे के गुप्त रास्ते से निकल चुका था। मीटिंग के दौरान एमॉन ने अपनी माँ को फोन करके सारी बात बता दी। उसने कहा कि इंटर गैंग उसके पीछे पड़ी है और वह एक इमारत में छुपा हुआ है। एड्रियाना ने ब्लैक एडम से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाई। ब्लैक एडम बिना एक पल गंवाए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आतंकवादियों ने एमॉन को पकड़ रखा था। उसने उन्हें छोड़ने को कहा, मगर जवाब में उन्होंने एमॉन को ऊपर से नीचे फेंक दिया। एन वक्त पर ब्लैक एडम ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वह बाकी आतंकियों की तरफ बढ़ा, उसी दौरान इस्माइल एमॉन के सिर पर बंदूक रखकर उसे अपने साथ ले गया। उसने बैग खोलकर पूछा कि ताज कहाँ है, मगर एमॉन चुप रहा। इस्माइल उसे बंधक बनाकर ले गया। जब ब्लैक एडम को यह पता चला तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। इस्माइल एमॉन को एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल के ट्रंक में छुपा चुका था। वहीं से एमॉन ने अपनी माँ को फोन कर बताया कि वह कैद में है। ये सुनते ही जस्टिस सोसाइटी भी उसे बचाने के लिए निकल पड़ी। ब्लैक एडम एक के बाद एक मोटरसाइकिलों को रोककर तलाशी लेने लगा और रास्ते में आने वाले दुश्मनों को खत्म करता गया। हॉकमैन ने उसे लोगों की जान लेने से रोका, मगर ब्लैक एडम किसी के हुक्म मानने वाला नहीं था। आखिर में उसने आखिरी मोटरसाइकिल भी देख ली और कहा कि एमॉन यहाँ भी नहीं है। असल में इस्माइल ने यह सब ध्यान भटकाने के लिए किया था। वह खुद एमॉन को लेकर एक ट्रक में फरार हो चुका था। उधर डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर पहुंचा। उसे पता था कि ताज यहीं कहीं छुपा है। वहाँ उसने करीम को गोली से जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा देखा। उसकी हालत नाजुक थी और उसे लग रहा था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है, मगर डॉक्टर फेट ने उसे शांत रहने को कहा। उसने बताया कि उसे भविष्य की झलक दिखती है और करीम की मौत आज नहीं होगी, उसकी मौत बिजली के झटके से होगी। ये सुनकर करीम ने राहत की सांस ली, लेकिन मजाक में बोला कि अब शायद उसे इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़ना पड़ेगा। करीम को शिप में इलाज के लिए ले जाया गया। तभी एड्रियाना घर पहुंची और डॉक्टर फेट को देखकर चौंक गई। फेट ने उसे यकीन दिलाया कि वे सब मिलकर एमॉन को ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही देर में ब्लैक एडम और हॉकमैन भी वहां पहुंच गए। वे अपने साथ इंटर गैंग के 2 गुंडे लाए थे ताकि डॉक्टर फेट उनके दिमाग से जानकारी निकाल सके, मगर ब्लैक एडम उन्हें उठाकर आसमान में हजारों फीट ऊपर ले गया। उसने उन्हें नीचे फेंकने की धमकी देकर सवाल पूछे। जवाब मिलते ही उसने सच में उन्हें नीचे गिरा दिया। हॉकमैन किसी तरह उन्हें बचाने में कामयाब रहा, लेकिन ब्लैक एडम का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वह उन्हें खत्म करने बढ़ा और हॉकमैन ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों की जबरदस्त भिड़ंत में पूरा घर हिल गया और इसी हाथापाई के दौरान सबैक का ताज अचानक ब्लैक एडम के हाथ में आ गया। आखिरकार सबैक का ताज उनके हाथ में आ चुका था। अब पहली बार ब्लैक एडम, एड्रियाना और जस्टिस सोसाइटी एक ही मकसद के लिए साथ खड़े थे। सबका एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर एमॉन को बचाना। वे मिशन के लिए निकल ही रहे थे कि डॉक्टर फेट को भविष्य की एक झलक दिखाई दी। उस झलक में हॉकमैन की मौत साफ
साफ नजर आ रही थी। फेट ने भारी दिल से कहा कि बहुत जल्द उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहना होगा। कुछ ही देर में वे अल हदीदिया पहाड़ों तक पहुंच गए। वहां उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिससे टीम के बाकी सदस्यों की जान बचाई जा सके। जैसे ही वक्त आया, ब्लैक एडम ने हमला बोल दिया। उसकी एक ही एंट्री ने सैकड़ों सैनिकों को जमीन पर गिरा दिया। तभी उसका सामना इस्माइल से हुआ, मगर वह उस पर हाथ नहीं उठा सका। इस्माइल एडर्नियम से बने एक सुरक्षा कवच के अंदर था। थोड़ी ही देर में बाकी टीम भी वहां पहुंच गई। जब एड्रियाना ने अपने बेटे के सिर पर तनी हुई बंदूक देखी तो उसका दिल कांप उठा। उसने बिना एक पल सोचे ताज इस्माइल के हवाले कर दिया, बस एमोन की जान बचाने के लिए। ताज हाथ में आते ही इस्माइल ने अपना सच सामने रखा। वह राजा ऑक्टॉन का आखिरी वंशज था। अब ताज के साथ वह खुद को खांडक का अगला राजा समझने लगा। उसने ताज पर लिखा मंत्र पढ़ा, अपना सुरक्षा कवच बंद किया और एमोन पर गोली चला दी। मगर ऐन वक्त पर ब्लैक एडम अपनी बिजली जैसी रफ्तार से एमोन को खींच कर ले आया। गोली उसे छू भी न सकी, लेकिन ब्लैक एडम का गुस्सा फिर से बेकाबू हो गया। उसकी ताकत फट पड़ी और पूरा पहाड़ कांप उठा। किस्मत से जस्टिस सोसाइटी के सुरक्षा कवच की वजह से एड्रियाना और एमोन बच गए, मगर एमोन को अब तुरंत इलाज की जरूरत थी। उसी दौरान एडम स्मैशर को इस्माइल के जले हुए शरीर के पास ताज पड़ा मिला और वह उसे शिप में ले आया। इधर हॉकमैन ब्लैक एडम के पीछे गया। उसने उसे उस महल के सामने खड़ा देखा जहां उसके बेटे हारू की मूर्ति लगी थी। यहीं से ब्लैक एडम की असली कहानी खुलती है। धरती के जादुई रक्षकों ने हारू को चुना था ताकि वह अपने लोगों को आजादी दिला सके, मगर जब हारू बार बार जीतने लगा तो राजा ऑक्टॉन ने उसके माता पिता को बंदी बना लिया। जिस दिन हारू के पिता को मारने वाले थे, उस दिन हारू ने अपनी सारी शक्तियां अपने पिता को दे दी ताकि उनकी जान बच सके। हारू नहीं जानता था कि यही उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। जैसे ही उसकी ताकत उससे निकली, दूर से एक तीर उसके सीने में आकर लगा और वहीं उसकी मौत हो गई। ये देखकर उसके पिता डेथ एडम का दिल जल उठा। उसी दिन से वह ब्लैक एडम बन गया। अब ब्लैक एडम जानता था कि उसका बेटा उसके बेकाबू गुस्से से खुश नहीं होगा। उसने अपनी शक्तियां छोड़ने का फैसला किया। उसने यह जिम्मेदारी हॉकमैन को सौंपी और उससे वादा लिया कि वह कभी उससे शिजाम नहीं कहलवाएगा, क्योंकि बिना वह शब्द बोले ब्लैक एडम दोबारा कभी अपनी ताकत हासिल नहीं कर सकेगा। हॉकमैन उसे समुद्र के नीचे बने एक लैब में ले गया जहां एमिलिया हारकोट नाम की एक साइंटिस्ट और उसकी टीम मौजूद थी। एमिलिया ने वादा किया कि आज के बाद ब्लैक एडम के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकलेगा। उस जगह कई और खतरनाक कैदी भी रखे गए थे। मगर इसी बीच शिप के मॉर्ग में इस्माइल की लाश में अजीब सी हरकत होने लगी। उधर डॉक्टर फेट को बार बार वहीं झलक दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब मिशन पूरा हो चुका है तो यह डरावना एहसास क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा। फेट को बस एक ही चिंता थी, अगर हॉकमैन की मौत हुई तो जस्टिस सोसाइटी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। इस्माइल को मार गिराने के बाद भी एड्रियाना के दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से सब कुछ कैसे खत्म हो गया। तभी उसे सबैक ताज पर लिखा वो वाक्य याद आया, जिंदगी ही मौत का जरिया है। लेकिन मरते वक्त इस्माइल ने उल्टा मंत्र पढ़ा था, मौत ही जिंदगी का जरिया है। एड्रियाना ने ताज को पलट कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर ताज को उल्टा करके उल्टा मंत्र पढ़ा जाए तो वही सच बन जाता है। तभी उसे समझ आया कि इस्माइल ने जानबूझकर खुद को मरवाया था ताकि वह मरने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर होकर लौट सके और खांडक की गद्दी पर बैठ जाए। जैसे ही यह सच सामने आया, ताज अचानक गायब हो गया। उसी पल समुद्र की गहराइयों से सबैक जाग उठा। हॉकमैन ने बिना देर किए उस पर मिसाइल दाग दी, मगर सबैक ने उनकी शिप ही तबाह कर दी। जस्टिस सोसाइटी ने तय कर लिया कि अगर सबैक गद्दी तक पहुंच गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हॉकमैन और उसकी टीम ने मिलकर सबैक को घायल कर दिया। जब सबैक ने पलटकर हमला किया तो हॉकमैन बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी पल डॉक्टर फेट को एहसास हो गया कि उसकी भविष्यवाणी सच होने जा रही है। उसने महल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया और टीम को अंदर जाने से मना कर दिया। वह अपने सबसे करीबी दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। पहली बार ऐसा हुआ कि वह यह नहीं देख पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। हॉकमैन अपने दोस्त को यूं नहीं छोड़ सकता था। उसने कवच तोड़ने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। उधर डॉक्टर फेट अकेले ही सबैक को रोकने निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि ब्लैक एडम आएगा। लड़ाई के बीच उसने ब्लैक एडम को संकेत भेजा कि सिर्फ वही सबैक को हरा सकता है। फेट ने अपनी शक्तियों से ब्लैक एडम को बेड़ियों से आजाद कर दिया। गार्ड्स उसे रोकने दौड़े मगर ताकत खोने के बावजूद ब्लैक एडम उन्हें पछाड़ता हुआ समुद्र में कूद गया। उसी पल सबैक ने डॉक्टर फेट पर आखिरी वार कर दिया। सुरक्षा कवच टूट गया। हॉकमैन दौड़ता हुआ फेट तक पहुंचा मगर बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर फेट मर चुका था। उधर सबैक सिंहासन पर जा बैठा। एक भयानक आग भड़क उठी और उसने खुद को खांडक का राजा घोषित कर दिया। पाताल से उसकी शैतानी फौज बाहर आ गई और आम लोगों पर टूट पड़ी। एड्रियाना उनका सामना करने आगे बढ़ी। तभी करीम वैन लेकर वहां पहुंच गया। उसे इन जॉम्बियों से डर नहीं था क्योंकि डॉक्टर फेट ने कहा था कि उसकी मौत बिजली से होगी। उधर एमोन ने लोगों से मदद मांगी और आम लोग भी जॉम्बियों से लड़ने के लिए आगे आ गए। इसी बीच ब्लैक एडम समुद्र से बाहर निकला और उसने शिजाम पुकारा। उसी पल उसकी सारी शक्तियां लौट आईं। सबैक ने अपनी सत्ता जताने के लिए हारू की मूर्ति गिरा दी जो सीधा एमोन पर गिरने वाली थी। ऐन वक्त पर ब्लैक एडम ने आकर उसे बचा लिया। इसके बाद दोनों आमने सामने आ गए। ब्लैक एडम और सबैक के बीच भयानक जंग छिड़ गई। कुछ पलों में सबैक भारी पड़ने लगा तो हॉकमैन ने बीच में कूदने का फैसला किया। उसने सबैक पर हमला किया और बुरी तरह जख्मी हो गया, ठीक वैसा ही जैसा फेट ने देखा था, मगर यह उसका असली शरीर नहीं था। फेट के हेलमेट की मदद से उसने अपने कई रूप बना लिए थे और सबने एक साथ सबैक पर धावा बोल दिया। उसी पल ब्लैक एडम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक जोरदार वार में उसने सबैक के शरीर को दो हिस्सों में चीर दिया और उसी के साथ पाताल से निकली सारी शैतानी फौज धुएं की तरह गायब हो गई। खांडक के लोग जीत के नारे लगाने लगे और खुशी से झूम उठे। आपसी मतभेद भले रहे हों लेकिन आखिरकार ब्लैक एडम और हॉकमैन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। डॉक्टर फेट का हेलमेट अपना काम पूरा करने के बाद खुद ही गायब हो गया। जस्टिस सोसाइटी ने ब्लैक एडम को पकड़ने का मिशन वहीं छोड़ दिया क्योंकि उसने अब सभी की जान बचा दी थी। टीम वापस यूएस लौट गई और ब्लैक एडम खांडक के सिंहासन पर पहुंचा। लोगों ने उसे राजा बनाकर देश चलाने को कहा लेकिन ब्लैक एडम ने एक ही पल में सिंहासन तोड़ दिया और
साबित कर दिया कि वह सत्ता के लिए नहीं बल्कि रक्षक के रूप में काम करेगा। उसकी वजह से खांडक अब हमेशा के लिए आजाद रह सकेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। ये कहानी शुरू